Bismillahirrahmanirrahim. The topic for today's video is Rutherford's model of atom. Rutherford's model of atom पर बात करने से पहले हम लोग ये याद कर लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जे थॉमसन के पुडिंग मॉडल के बारे में बात की थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि एटम जो होता है उसका मेन पार्ट, एटम का ज़्यादा सारा जो हिस्सा होता है वो प्रोटॉन्स पर कंसिस्ट करता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइक अ प्लम इन पुडिंग की तरह से, यानी कि कहीं कहीं पर एम्बेडेड हुए हुए होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं और प्रोटॉन्स के ऊपर बाकी सारा जो एटम होता है वो कंसिस्ट करता है, फुल भरा हुआ होता है। ठीक, तो उस टाइम पर जब ये प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया, रदरफोर्ड जो थे वो एक रिच साइंटिस्ट थे जो कि गोल्ड फॉइल के ऊपर या अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर जो है, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्कैटर करके देख रहे थे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डेवलप किया जे थॉमसन की जो थी ना मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया। अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास किस चीज़ से कराया, उन्होंने एक लेड चैम्बर लिया, लेड की एक प्लेट ली जिसके अंदर एक होल था। ठीक है, लेड की प्लेट ली जिसके अंदर एक होल था, उस होल में से अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास कराया। अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से निकलते हैं, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अगर आप लोग रख देना तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं, रेज निकलती हैं। तो उन अल्फ़ा पार्टिकल्स के आगे उन्होंने एक लेड प्लेट लगाई, लेड प्लेट के अंदर से जब अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले तो वो बम्बार्ड किए गोल्ड फॉइल के साथ। ठीक है, कि उन्होंने एक गोल्ड फॉइल दिखाई गई है जिसकी थिकनेस जो थी वो 4×10⁻⁻⁻5 सेंटीमीटर थी, यानी कि आप थिननेस कह सकते हैं इसको, इतनी बारीक थी ये। तो गोल्ड फॉइल का उन्होंने स्ट्रक्चर बताया जिसमें आपने पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपको मतलब कि एटम्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है, तो यकीनन गोल्ड फॉइल के अंदर एटम्स ही होंगे, गोल्ड फॉइल भी एक एटम से मिलके बनी हुई है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि क्योंकि हम इनको आँख से नहीं देख सकते आम आँख से, तो उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गोल्ड फॉइल के अराउंड एज अ डिटेक्टर। ठीक है, ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इस टाइम, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो है वो इस तरह से इसको अरेंज कर लिया। उसके बाद उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए गोल्ड फॉइल के साथ, तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि जो ज़्यादातर पार्टिकल्स थे अल्फ़ा पार्टिकल्स वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए। अब जब वो अनडिफ्लेक्टेड पास किए ना, और उनमें से कुछ जो है वो बहुत फेयरली लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट किए, फॉर एग्जांपल ये, क्योंकि वो सेंट्रल चीज़ किसी ऐसी चीज़ से टकराए थे जिसका मास बहुत ज़्यादा था, जिसके मास ज़्यादा होने की वजह से वो डिफ्लेक्ट किए एट लार्ज एंगल, और कुछ जो है वो बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किए। ठीक है, और मोस्टली जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए। अब जब उन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की तो उनके माइंड में ये बात आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सारे जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए हैं। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए गोल्ड फॉइल में से। जबकि अगर हम बात करें जे थॉमसन के पुडिंग मॉडल की, तो उसमें उन्होंने कहा था कि एटम जो होता है उसका सारा का सारा पोर्शन जो है वो प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल है, प्रोटॉन्स पर कंसिस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बहुत सारे पॉजिटिव साइंस हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है। अब जब इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो क्या होना चाहिए था, अगर जे थॉमसन का पुडिंग मॉडल ठीक होता तो क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से गुजरने के लिए करीब आते, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता और ये फ़ौरन डिफ्लेक्ट बैक हो जाते। लेकिन हुआ क्या कि मोस्टली जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स वो पास कर गए अनडिफ्लेक्टेड। ये पॉइंट जो था, इस पर रदरफोर्ड ने सोचा कि जे थॉमसन ने तो ये बात कही थी प्लम पुडिंग मॉडल में, तो या उनका मॉडल इसका मतलब है गलत है, उन्होंने जो चीज़ कही थी वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर असल हकीकत वो नहीं है। यहाँ क्या सीन था कि रदरफोर्ड जो थे वो जे थॉमसन का मॉडल लेकर नहीं बैठे हुए थे, उसको गलत कहना नहीं चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने मॉडल अपना परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो क्या चीज़ साबित हुई कि जे थॉमसन का मॉडल गलत है। अब उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो चीज़ें कंक्लूड की उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक नया मॉडल पेश किया जिसको हम लोग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या फिर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। उनके कंक्लूजन्स में कुछ चीज़ें थी जिनको क्या उन्होंने कहा, A tiny positively charged nucleus is surrounded by a number of electrons moving around it. उन्होंने क्या कहा था जे थॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, लेकिन इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब जे थॉमसन ने क्या कहा था, दूसरा पॉइंट, कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड हुआ हुआ है ऑल ओवर द एटम, मतलब एटम के अंदर फुल
कवर हुआ है एटम जो है वो पॉजिटिव चार्जेस से। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अ टिनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज, और वो न्यूक्लियस कहाँ पर है, वो सेंटर में है एटम के, इसीलिए एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो खाली है। ठीक है, तो एक दो पॉस्टुलेट्स तो ये हो गए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल एंड द मोस्ट ऑफ इट्स स्पेस इज़ फ्री। फ्री उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि अगर एटम के ज़्यादातर स्पेस में कोई चीज़ प्रेजेंट होती तो क्या होता कि वो जो है वो फ्री तो ना होती, वहाँ से डिफ्लेक्शन होती, वहाँ से अनडिफ्लेक्टेड पास ना करते अल्फ़ा पार्टिकल्स। इस चीज़ से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम जो है उसका ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है, लेकिन उसकी ज़्यादातर स्पेस जो है, ज़्यादातर उसका जो पार्ट है वो फ्री है या वो खाली है। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या कहा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर पार्टिकल्स लाई विद इन द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी सब जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर हैं। क्यों उन्होंने ये चीज़ कही कि सेंटर में न्यूक्लियस है, क्योंकि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स सेंटर से टकराते थे ना तो वो बहुत ज़ोर का डिफ्लेक्ट करते थे, क्योंकि सेंट्रल में कोई हैवी मैस प्रेजेंट है जिसको उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब ये मॉडल पेश हो गया। अब इसमें डिफेक्ट्स क्या थे, इसमें डिफेक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं करता या जिसके बारे में साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता फर्दर। तो उसमें डिफेक्ट्स क्या थे कि रदरफोर्ड मॉडल जो था ना वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन के ऊपर बेस करता था, ठीक है, जो कि न्यूट्रल बॉडीज़ के लिए होते हैं। क्योंकि उसने कहा था कि एटम न्यूट्रल है, इसलिए उसने कहा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन इस पर अप्लाई करता होगा। सेकेंड पॉइंट क्या था कि द मूविंग इलेक्ट्रॉन शुड इमिट रेडिएशंस कंटिन्यूसली एंड सो फॉल इनटू द न्यूक्लियस बाय क्लासिकल थ्योरी, बट इट नेवर हैपन्स। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि जब कोई चीज़ मूव करती है ना तो वो रेडिएशंस इमिट करती है, ठीक है। अब जब वो रेडिएशंस इमिट करती जा रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पास रेडिएशंस नहीं बचेंगे, उसके पास लाइट, उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी। तो क्या होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी या लाइट या रेडिएशंस ख़त्म हो जाए तो उसको तो चाहिए कि वो गिर जाए न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। क्लासिकल थ्योरी यही कहती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए इलेक्ट्रॉन्स। फिर थर्ड पॉइंट क्या था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट देयर इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। इसका क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर दिया ना हमें कि पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये, और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहे हैं इसके अराउंड, या इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो होना क्या चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कोई ना कोई एनर्जी जो है, कोई ना कोई रेडिएशन जो है वो इमिट कर रहे हैं, ठीक है, लूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो क्या होगा जब वो निकाल रहे हैं तो फिर आपको तो जब आप स्पेक्ट्रम देखें यानी कि इसको ऑब्जर्व करें रेडिएशंस को, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो उनको स्पेक्ट्रम भी जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए ना, यानी कंटिन्यूस एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, कंटिन्यूस रेडिएशंस जो है वो इमिट हो रही हैं। लेकिन जब उन्होंने चेक किया इसका स्पेक्ट्रम तो इसने दिया लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ने जो स्पेक्ट्रम शो किया वो था लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि वो कभी एनर्जी जो है वो लूज़ कर रहे थे, कभी एनर्जी गेन कर रहे थे, कभी नहीं कर रहे थे। तो मतलब ये कभी वाला फैक्टर आ रहा था बीच में, कंटिन्यूसली वाला फैक्टर नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि क्यों, जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूस मोशन में है, तो वो रेडिएशंस कंटिन्यूस इमिट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो क्यों नहीं कर रहे। तो जो थे रदरफोर्ड वो ये चीज़ें पॉइंट, ये वाले पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं कर सके थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड जो है ना, ये क्लासिकल थ्योरी वाला पॉइंट ये आता है कि स्टेबिलिटी के अंदर, एटम की स्टेबिलिटी के अंदर आता है ये वाला पॉइंट। तो हम कहेंगे कि रदरफोर्ड जो थे वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और सेकंड पॉइंट क्या था कि वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है ये वजह नहीं बता सके थे, जबकि आज हम लोगों को पता है कि लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए आता है कि एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो हर वक्त नहीं एनर्जी लूज़ या गेन कर रहा होता, बल्कि सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स वाला भी एक्ट होता है यहाँ पर, इस वजह से वो जो है वो एक कंटिन्यूस फ्लो में मूव कर रहा होता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने, अब तो हमें पता है कि जब हम किसी गैस को एक्साइट करते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस पर गैस के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होते हैं, या किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होते हैं और वो हाई एक्साइटेड स्टेट पर चले जाते हैं और फिर वो ग्राउंड स्टेट पर आते हैं। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट पर जाते हैं मतलब उन्होंने एनर्जी जो है वो गेन की है, और जब वो ग्राउंड स्टेट पर आते हैं इसका मतलब उन्होंने एनर्जी लूज़ की है। तो आपको पता है कि ये कंटिन्यूसली नहीं हो रहा होता, ये तभी होता है जब हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब वो एक्साइटेड स्टेट पर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ जाती है फिर बीच में। होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फर्दर बोहर मॉडल्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।